अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सांझे की जो हंडिया है वो बीच चौराहे फूट रही है। जिस ऑपोजिशन ने, मुश्तरका ऑपोजिशन ने हुकूमत को गिराना था, हुकूमत को टफ टाइम देना था, वो ऑपोजिशन अब खुद तितर बितर होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, हुकूमत से टकराने की बजाय ऑपोजिशन की जो अहम जमातें हैं वो अब एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है, एक दूसरे की जान के दर पे नजर आ रही है और आए दिन बयानबाजी जो है वो इस वक्त चल रही है। शो कॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं। शो कॉज ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी मंजूरी के साथ पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। शो कॉज नोटिस जारी किए जाने की वजह पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के जो पैदर पे मौकफ में तब्दीली आ रही है, बल्कि उनके अमल में जो तब्दीली आ रही है वो वजह नाज़रीन बताई गई है। नाज़रीन, ऑपोजिशन जमातों ने इत्तेफाक किया था कि सेनेट चेयरमैन के लिए उम्मीदवार पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन लीडर के लिए उम्मीदवार नून लीग से होगा। इस इत्तेफाक की बुनियाद पर नून लीग ने वोट डालकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवा दिया, यानी एक वादा तो पूरा हुआ। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यानी गिलानी साहब को ही वोट दिया। अब बारी थी नून लीग की कि ऑपोजिशन लीडर उनका खड़ा होता और मुंतखब भी उन्हीं का होता। लेकिन नाज़रीन, जब यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट ना बन पाए तो पीपल्स पार्टी अपने वादे से मुकर गई, फिर गई और वो ऑपोजिशन लीडर के लिए भी अपना उम्मीदवार लेकर आ गई। न सिर्फ उम्मीदवार खड़ा किया नाज़रीन, बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 अरकान की मदद भी हासिल की, यानी बाप पार्टी की 2 मदद हासिल की और फिर बर्तरी उन्होंने हासिल कर ली। इस वजह से ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी पर एतमाद तोड़ने का इल्जाम लगा रही है और इसे शो कॉज नोटिस जारी किया गया। जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा है कि हम भी पीडीएम पंजाब के सदर को नोटिस जारी करेंगे और पूछेंगे कि पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी को उन्होंने क्यों नहीं आगे बढ़ाया। इस हवाले से शायद सफान अब्बासी साहब ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। शो कॉज नोटिस जो सदर पीडीएम ने इजाजत दी थी वो पीपल्स पार्टी और एनपी को हमने जारी कर दी है। सियासत जो होती है वो एतमाद पे होती है, इत्तेहाद एतमाद पे चलते हैं। उस एतमाद को अगर तोड़ा जाएगा तो फिर जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। अब नाज़रीन, जो आपस की दरार है, ये खलीज है, इसमें ये बढ़ती जा रही है और इस वजह से सेनेट में ऑपोजिशन जमातों ने पीपल्स पार्टी से अलहदा ऑपोजिशन बेंचेस का मुतालबा वो सामने रख दिया। 5 जमातों के तकरीबन 27 सेनेटर्स हैं, उन्होंने अलग एक अपना ऑपोजिशन ग्रुप बना लिया है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जब उनसे बात की गई, पूछा गया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा उस पर किया, जरा वो सुनिए। 5 जमातों के जो 27 सेनेटर्स हैं, हमने ये इकट्ठे होकर मुशावरत की और हमारा ये फैसला है कि हम अपोजिशन बेंचेस पे अपनी एक आज़ाद हैसियत से अपना जो रोल है, जो किरदार है, वो अदा करते रहेंगे। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए। अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है कि अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए। जी, बिलावल भुट्टो साहब ने तो सोलो फ्लाइट का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि वो अकेले भी ऑपोजिशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने पर नून लीग का शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा नून लीग को उसका माजी याद दिलाकर चोट लगाई। गिलानी साहब जब हमारा वजीर आजम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम था, तो उसको नाअहल किया गया। उन्हीं जमातों ने कोर्ट जाके नाअहल करवाया और हम उनके आज शुक्रगुजार हैं कि उनकी वोटों की वजह से हम सेनेटर भी बने। सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के वोटों के बाद तेज़ो-तुंद इल्जामात का एक सिलसिला शुरू हो गया। किसने किसको क्या कहा, एक छोटी सा कोलाज रिपोर्ट हमने बनाई है, जरा वो देखिए। यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हजम नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हजम नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब नेशनल असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, हमजा शहबाज साहब पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। हमें जरूर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा। वो अभी सियासत में नौमौजूद है, जितनी उनकी उम्र है उतना हम सब का सियासी तजुर्बा है। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। डील वो करते हैं जो 2019 में मुल्क छोड़ के चले गए थे। पीपल्स पार्टी ने कभी डील नहीं की। तो नाज़रीन, अब जो पीपल्स पार्टी को नोटिस मिल गया है, इस नोटिस का पीपल्स पार्टी क्या जवाब देगी और फिर वो जो बहम शीरो शक्कर हुई थी नून लीग के साथ, अब कहीं राहें जुदा करने का वक्त आ चुका है। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नगीर बुखारी साहब से। बुखारी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या जवाब होगा इस नोटिस का आपको, क्योंकि इस नोटिस में तो वाज़ेह तौर पे
ऐसा लग रहा है नोटिस दिया भी आपको इसी वजह से किया क्योंकि आप पर इल्जाम है कि आपने एक मुश्तरका पीडीएम को धोखा दिया। शुक्रिया। देखिए ये शो कॉज नोटिस है, ये जो दिया गया है, मेरा ख्याल है ये जमातें नहीं चाहती हैं कि पीडीएम का जो ये इत्तेहाद बना था पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये कंटिन्यू करे। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो अलायंसेस हैं, पीपल्स पार्टी ने अलायंसेस के ज़रिए कई तहरीकें चलाई हैं और 1980s में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीड ली एमआरडी की और दीगर अपोजिशन की जमातें भी उसमें शरीक रहीं। तो ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीडीएम के और मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने वो तहरीक एमआरडी की देखी नहीं क्योंकि उस वक़्त पीएमएलएन का वजूद ही नहीं था। ये बाद की क्रिएशन है और इस्टेब्लिशमेंट की ज़ियाउल हक साहब की मावनत से आप कहें ये वजूद में आई थी। तो एमआरडी की मूवमेंट जिस अंदाज से मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ चलाई, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लीड पार्टी थी उसमें। और सियासी जमातों के जो अलायंसेस होते हैं उसमें ये शो कॉज नोटिस नहीं होते हैं। पीडीएम जो है एक मजमूआ है 10 जमातों का और भी ये बराबरी की सतह पे वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे कोई जमात बड़ी है या छोटी है, सबकी राय को अहमियत भी दी जाती है और मुत्तफ़िका फ़ैसले के पीडीएम का जो चार्टर था उसमें तय था कि हम मुत्तफ़िका फ़ैसलों के पाबंद हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि इनकी अपनी तैयारी लॉन्ग मार्च के हवाले से हमें नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि हमने जो एक्शन प्लान दिया था और जिसकी 10 की 10 जमातों के सरबराह सेक्रेटरी हैं वो 20 सितंबर 2020 का है और उसमें हमने सीक्वेंस से चीज़ें बताई थी कि किस सीक्वेंस से ये एजिटेशनल पॉलिटिक्स होगी, किस सीक्वेंस से हम मौजूदा हुक्मरानों से इस कौम की निजात को उनका ये शिकवा है कि एजुकेशनल पॉलिटिक्स की तरफ तो आप जा ही नहीं रहे ना। चले एक बात मान लेते हैं, अब तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि आपकी जमात की जानिब से बार बार नून लीग को ये याद करवाया जा रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर आने वाली जमात है, लेकिन ये अलग मौजू है। लेकिन शाह साहब ये बात के धोखा दिया है पहले एक जमात ने आपको और बाद में आपने भी तो पास ही रखा ना सर। मतलब एक ऑपोजिशन लीडर की सीट क्या इतनी अहमियत की हामिल थी आपके लिए कि उसके लिए पूरी पीडीएम दांव पे लग जाए? अगर एक मोमेंटम बन रहा था जो हुकूमत को मजबूर कर सकता था कि वो धोखे वाली जो बात है कतल नहीं है, धोखे वाली बात कतन दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपनी सियासी तारीख में किसी को धोखा नहीं दिया और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आवाम से जो कमिटमेंट की उस कमिटमेंट को ऑनर किया, चाहे हमें जान का नजराना देना पड़ा तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी और उसके कारकुनों ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। आप ये देखें कि जो इलेक्शन जिसमें ये पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते थे और हमारा मौक़िफ़ था कि सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए और रेजिग्नेशन आप अभी ना दें, इससे इलेक्टोरल कॉलेज टूटता नहीं है, वरना आप वन वे ट्रैफिक दे देंगे पीटीआई को और उसके अलाइज को। तो जो एन ने कंटेस्ट किया इलेक्शन सेनेट का पंजाब में, वहाँ पे तो उन्होंने एक डील कर ली थी पीटीआई के साथ और उस डील के ज़रिए ये इन्होंने अपने सेनेटर्स मुंतखब करवा लिए और फिर इसी तरह जो फ़ैसला था केपीके में सेनेट की सीटों का, वहाँ पे मौक़िफ़ जो हुकूमती जमात थी उनका था कि बैठ के बात कर लेते हैं और आप 3 सीटें ले लें, अपोजिशन ले ले, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फरतुल्लाह बाबर साहब टेक्नोक्रेट सीट पे थे। लेकिन एन के जो उम्मीदवार थे अब्बास अफरीदी साहब, उनको विड्रॉ नहीं करवाया गया तो बाबर साहब को वहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब्बास अफरीदी भी हार गए। तो हमने तो गिला नहीं किया उस वक़्त, हमने पंजाब में इन्होंने सेटल किया, हमने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया, हमने तो गिला नहीं किया। लेकिन ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन का इशू है इसको थोड़ा जहन में आप रखें कि अपोजिशन बेंचेस में मेरी आप बात सुन लें कि ये एक तयशुदा असूल है
कि जो मेजॉरिटी पार्टी अपोजिशन बेंचेस में होती है उसका राइट होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। मेजॉरिटी पार्टी नेशनल असेंबली में एन है तो वहाँ पे उनका लीडर ऑफ अपोजिशन है। मेजॉरिटी पार्टी पंजाब में एन है तो लीडर ऑफ अपोजिशन उनका है। मेजॉरिटी पार्टी केपीके में जेयूआई है तो लीडर ऑफ अपोजिशन उनका है। और मेजॉरिटी पार्टी सेनेट में ऑन अपोजिशन बेंचेस वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो राइट बनता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बरमला पीडीएम की दीगर जमातों को कहा कि जी ये जो एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है उस पर अमल दरामद करते हुए ये हमारा राइट बनता है और हम समझते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये फिर तय हो गया था कि लीडर ऑफ अपोजिशन आपका होगा, क्योंकि चेयरमैन भी आपका उम्मीदवार था और लीडर ऑफ अपोजिशन भी आपका उम्मीदवार? क्या पीडीएम पूरी एग्री हो गई थी इस मुतालबे पे आपकी? देखिए, पीडीएम का जो सरबराही इजलास में उस समय चेयरमैन को तो फैसला हो गया था, लेकिन उसके लिए जो बाकी 2 ऑफिसर्स थे उसका फैसला बाद में होना था। और वो बाद में फैसला जो वो इन्होंने किया डिप्टी चेयरमैन का जेयूआई को दे दिया और हमारा मौक़िफ़ था कि जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है उसके पे अमल करते हुए। अच्छा, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं ये फैसला भी होना था। बहुत बहुत शुक्रिया नईम बुखारी साहब, आपके कीमती वक्त का एक वक्फा लेंगे नाज़रीन। वक्फे के बाद हम पूछेंगे पीटीआई के नुमाइंदे से कि 2.5 या 3 साल के बाद इमरान खान साहब ने जब कौम से खिताब करना होता है, जिस तरह से उन्होंने भी हाल ही में अवामी शिकायत फोन पर सुनी, तो बजाय इसके कि अवाम को उनके सवालों का जवाब देने के इमरान खान साहब खुद सवालात क्यों उठा देते हैं? क्या उनके पास कोई पॉलिसी या हल है भी या नहीं? बात करेंगे इस वक्फे के बाद। हाजिर नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास शिकवे हैं, शिकायतें हैं, बयानात भी हैं। मीडिया या अवाम अगर सवालात उठाए तो फिर मजीद शिकायतें भी हैं। नाज़रीन, अगर नहीं है तो इक़दामात नहीं है, मंसूबाजात नहीं है। इस वजह से इमरान खान साहब से ही मुकाबला है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक सिचुएशन है जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इमरान खान भी नाज़रीन एक नहीं है, बहुत से इमरान खान। एक इमरान खान है हुकूमत में आने से पहले वाले, एक इमरान खान है हुकूमत में आने के बाद वाले, एक इमरान खान नाज़रीन वो है जो कोई कदम उठाने से पहले होते हैं, एक इमरान खान साहब वो है जो कदम उठाने के बाद होते हैं। ये सब इमरान खान नाज़रीन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मगर नाज़रीन इन सब में एक और चीज बड़ी अहम है कि सब इमरान खान साहब जो है वो एक दूसरे के खिलाफ भी। नाज़रीन, ये सब इमरान खान, इनमें एक कदर मुशरिक है, एक कदर जो है वो मुश्तरक है, कॉमन है। वो ये है कि ये सब इमरान खान ख्वाब बेचते हैं और सिर्फ ख्वाब बेचते हैं। ख्वाब दिखाने वाले इमरान खान साहब कहते हैं कि वो हुकाएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, और हुकूमत में आने के बाद वाले इमरान खान साहब कहते हैं कि शुक्र करो पाकिस्तान में वेनेजुएला जितनी महंगाई नहीं है। सुनिए जरा। हम महंगाई कैसे कम करेंगे? हम नोट नहीं छापेंगे। अगर मैंने महंगाई करके ही पैसा बनाना है तो ये तो मुझे तो इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है। जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। जो आज महंगाई है ये आप इसको महंगाई ना समझें। वो आज अगर वेनेजुएला में देखें, आज बैरूत के लेबनान में देखें, जिधर उनकी करेंसी गिर गई है, वहां महंगाई का हाल देखें। जब इमरान खान साहब इस बात का शिकवा करते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि आपको वोट इसलिए तो नहीं दिया गया कि आप वेनेजुएला की मिसालें दें, तो नाज़रीन इमरान खान साहब इस बात का शिकवा करने लगते हैं कि ज़रूरी मुल्क होते हुए जो है वो हमें दालें इंपोर्ट करना पड़ रही है। ज़रूरी मुल्क होते हुए नाज़रीन वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। जब नाज़रीन इमरान खान साहब को बताया जाता है कि आप वज़ीर आज़म है, आपने सवाल पूछने नहीं है, आपने पॉलिसी बतानी है, इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं जनाब के गंदम क्यों महंगी हो रही है। फिर वो कहते हैं जी मौसम का मसला है, मौसम पे शिकवा करने लग जाते हैं कि बारिशें जो है वो गलत वक्त पर हुई जिसकी वजह से गंदम हमें दरामद करना पड़ी। तो ये जो एक कंफ्यूजन की सूरत हाल है हमें मुख्तलिफ इमरान खान साहब से मिलती है, वो क्या है जरा वो भी देख लीजिए। एक वो ज़रूरी मुल्क, हम 70% दालें अपनी इंपोर्ट करते हैं। जो गंदम पाकिस्तान में थी उसके अंदर खसारा आ गया, एक तो बारिशें गलत टाइम पे हो गई, तो हमें एक साल के अंदर 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। जैसे आप गंदम इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगी, बाहर से महंगी आई, यहाँ से तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। एक इमरान खान साबिक वज़ीर खजाना हफीज शेख साहब की माशी पॉलिसीज की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैशत दुरुस्त सिमत में जा रही है।
एक इमरान खान हफीज शेख को वजीर खजाना के मनसब से हटा देते हैं और कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी। ये भी सुनिए। आज मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया। जब ये कहते हैं कि इकोनॉमी स्टेबल होगी तो इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। एक इमरान खान कहते हैं कि अगर मैं वजीर आजम बन गया तो 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा नाज़रीन, और एक इमरान खान कहते हैं करप्शन के खिलाफ जंग सिर्फ हुक्मरान का काम नहीं है, तो इसके लिए कौम को भी लड़ना पड़ता है। ये दोनों बयानात भी सुनिए। कौम लड़ती है क्योंकि कौम के ऊपर नुकसान होता है, कौम गरीब हो जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है, तो सारी कौम मिलकर करप्शन का मुकाबला करती है। जो इमरान खान कहते थे नाज़रीन कि वो करप्शन खत्म करके दिखाएंगे, उनसे मुख्तलिफ इमरान खान, दूसरे वाले इमरान खान, वो अदालतों से शिकवा करने लगते हैं कि अदालतें साथ नहीं देंगे तो फिर करप्शन से नहीं लड़ सकते। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। अब कई आपके सामने है कि वो जजेस ने उठ के, पता चला एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। हुकूमत में आने से पहले वाले इमरान खान कहा करते थे कि उन्होंने टीम बना ली है, 200 लोगों को अहम ओहदों पर बिठाएंगे और फिर मुल्क की तकदीर बदल देंगे नाज़रीन। और तकरीबन 30 साल तक हुकूमत करने वाले इमरान खान साहब कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के पुराने हुक्मरानों से राब्ते हैं, इसलिए सूरत हाल बेहतर करने में वक्त लगेगा। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। 200 लोग हमें चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है उसके कनेक्शन ज्यादा हैं पुराने वालों के साथ, हम तो पावर में नहीं रहे, तो एक टाइम लगता है। एक इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं तब्दीली लेकर आऊंगा, और दूसरे इमरान खान साहब कहते हैं कि तब्दीली कोई बिजली का स्विच नहीं है कि ऊपर की और तब्दीली जो है वो अचानक से आ गई। एक और इमरान खान साहब कहते हैं कि सब मिलकर, यानी ये सब मिलकर अपोजिशन की बात कर रहे हैं, मुझे निकालना चाहते हैं, यही तो तब्दीली। और अपने खिलाफ सियासी इत्तेहाद को तब्दीली कहने वाले इमरान खान साहब को शायद इल्म नहीं है कि मुल्क में अब तक 11 सियासी इत्तेहाद जो है वो अब आ चुके हैं, मतलब अब तक 11 सियासी इत्तेहाद पहले भी बन चुके हुए थे नाज़रीन। अब इस हवाले से क्या बयानात इमरान खान साहब बेहतर है, जरा ये भी सुनिए। नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। ये फेरी टेल्स में ऐसी चीजें होती हैं। आपके सामने सबसे बड़ा चेंज क्या है कि 35 साल जो लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, जो करप्ट कह रहे थे, जो पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, जिसको एक सरबराह को दूसरे ने जेल में डाला, जिन्होंने एक के ऊपर केसेस बनाए, सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारग करो। ये ही है चेंज। आखिर वो वक्त कब आएगा जब शिकवे शिकायतें करने की बजाय, सारा मलबा अपोजिशन पर डालने की बजाय इमरान खान साहब बताएंगे कि उन्होंने अब तक क्या किया या अब तक वो क्या करने जा रहे, किस डायरेक्शन में वो जा रहे। पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है वजीर आजम के मामले खुसूसी जनाब उस्मान डार साहब। डार साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि ये शिकवे शिकायतें ही करते रहना है या मलबा दूसरों पर ही डालते रहना है या खुद भी अपनी कारकर्दगी बतानी है? सर इन 3 सालों में सिर्फ यही कहा गया, ये बताया जा रहा है आज भी कि दालें हमें इंपोर्ट करना पड़ रही हैं, गंदम महंगी होती जा रही है और बारिशों ने जो है वो गलत टाइम पर बरसने का फैसला कर लिया। तो सर क्या यही करना है अगले 2 साल भी? मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कल बात की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप जस्टिस शेख अजमत सईद साहब की हालिया रिपोर्ट पढ़ें जो ब्रॉडशीट पे उन्होंने दी है, तो वो सारा सिस्टम पाकिस्तान का जो पिछले 72 सालों में किस तरह से चलता आ रहा है, किस तरह से महकमों के अंदर से करप्शन को बचाने के लिए फाइलें गायब कर दी जाती हैं, बरतानिया में फाइलें गायब हो जाती हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में फाइलें गायब हो जाती हैं। तो ये वो हैंड पिक लोग हैं इस निज़ाम के अंदर जो माजी के हुक्मरानों ने लगाए और जो सब मिल के एक लूट मार का सिलसिला रहा। मैं समझता हूँ कि शायद हमारी सोसाइटी पाकिस्तान अभी इतना बड़ी करप्शन में तब्दीली के लिए शायद हम लोग तैयार नहीं हैं। जब तक हम खुद तैयार नहीं होंगे, निचली सतह पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, थानों में SHOs,
आप पटवारियों को देखें, जहां जहां रेवेन्यू है आपको वहां वहां करप्शन के निशान नजर आएंगे। अब इतने फरसूदा निज़ाम को, जिसको पिछले 40-50 साल इस करप्ट निज़ाम को पुष्पनाई रही साबका हुक्मरानों की, उसको दुरुस्त करने के लिए जिस तरह जहाद करना पड़ रहा है, और गुज़श्ता 2-2.5 साल से प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा कि मैं काम पे ये सोच के आता हूँ कि मैं जहाद करने जा रहा हूँ, इस निज़ाम में आपको इस माइंडसेट से बैठना होगा तब्दीली के लिए। हम अवाम को महंगाई का अगर सामना है, मुश्किल वक्त का सामना है, हम उससे इनकारी नहीं है। उसकी बेहतरी के लिए ही वज़ीर आज़म इमरान खान हंगामी बुनियादों पे इजलास कर रहे हैं। हम दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, एक कि हम आम आदमी को एम्पावर कैसे कर सकते हैं, उसकी आमदन कैसे ऊपर ला सकते हैं, और दूसरी तरफ हम महंगाई को नीचे कैसे ला सकते हैं ताकि दोनों का बैलेंस किया जा सके। डॉक्टर साहब सर देखें, आपकी नीयत पर शक नहीं है, मगर कोई ना 2-2.5 सालों बाद या 3 सालों के बाद आप यही शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं, जनाब हमें तो दालें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। आप शिकवा करते नजर आ रहे हैं, जनाब हमें एक ज़रूरी मुल्क है, उसके बावजूद हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो सर इसके लिए पॉलिसी आपने बनानी थी ना। आपको गंदुम जो है आपने अब जाके 1800 रुपए रेट दिया है किसान को, हालांकि इंपोर्ट आपने 2400 रुपए की थी। सिंध जो है वो अभी भी 2000 दे रहा है। यकसा पॉलिसी आप नहीं बना सके हैं। सर ये तमाम चीजें ये डिपेंड करती है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। मुझे आप बता दें आपकी ज़राअत में क्या डायरेक्शन थी, फूड सिक्योरिटी आपकी किधर है। आपके फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर कहते हैं जनाब हमें पता ही नहीं कि जनाब अप्रैल में गंदुम कटी और मई में गंदुम गायब भी होगी, गंदुम गई कहां पे। तो सर ये मैनेजमेंट के इश्यूज आपने सॉल्व करने थे, वो आपसे सॉल्व हो नहीं पाए, और 3 साल के बाद आप उल्टा अवाम से सवाल पूछ रहे हैं कि तो आपने जवाब देना है ना। देखें हर तरह की पॉलिसी पे काम किया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर माजी के हुक्मरानों ने कोई बेहतर पॉलिसी ज़राअत की बनाई होती, कोई पॉलिसीज़ पे काम हो रहा होता, तो आज ये शॉर्टेज की जो हम बात कर रहे हैं, आटा, दाल, चीनी, घी, तो कम से कम पाकिस्तान को इन मसाइल का सामना नहीं होना था। आप जो भी पॉलिसी बनाते हैं, आप दुनिया के इकनॉमिक इंडिकेटर्स उठा के देख लें, इकनॉमिक रिफॉर्म्स उठा के देख लें। जिन ममालिक ने पॉलिसीज़ बनाई उसको 1-1 दिहाई लगी, 10-10 साल लगते हैं पॉलिसीज बनने के बाद उसके समरात आने में। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तबाही जो इस मुल्क में 40-50 साल में की गई, वो 2-2.5 साल में, जिसमें तकरीबन 1.5 साल 1 साल कोरोना की नजर हो गया। आप मुझे बताएं खित्ते में, इस रीजन में कोई एक मुल्क बताएं जिसे महंगाई का सामना नहीं है। कोरोना पेंडेमिक की वजह से भी महंगाई में इजाफा हुआ। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतवर मुआशरतें भी हिल के रह गई हैं, सुपर पावर्स हिल के रह गई हैं। आप बरतानिया को देखें, आप अमेरिका को देखें, जर्मनी को देखें, फ्रांस को देखें। बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, करोड़ों अफराद बेरोजगार हो गए इन ममालिक में। हम ये नहीं देखते कि हम किस मुश्किल से, किस स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को लेके अभी ट्रैक पर आए ही थे, सामने कोरोना आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा, उनकी मुआशी टीम को ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में वो सूरत हाल, वो मुआशी तबाही, वो बेरोजगारी, उस तरह का हमें खुदा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सामना नहीं करना पड़ा जो दूसरे ममालिक में हुआ। हिंदुस्तान आपके सामने है, किस तरह उनकी मुआशत तबाह। अच्छा में फैसले लेने की ये बताएं किस माशी टीम को क्रेडिट देंगे सर? आप देंगे असद उमर साहब को देंगे, हफीज शेख साहब को देंगे, या अहमद रजा साहब को देंगे? सर कोई एक माशी टीम तो आप रख नहीं सके पिछले 3 सालों में। और दूसरा मुझे ये बताएं जिन इकोनॉमीज की आप मिसाल दे रहे हैं, आप इंडिया की आप दे रहे हैं मिसाल, आप साथ में आप बांग्लादेश की भी दे दें सर। जिस तरह उनके यहाँ डिक्लाइन आया कोविड की वजह से मईशत में, उनका आपने रिवाइव करना देखा सर। 5.5 पे इस वक्त बांग्लादेश जा रहा है। आपका जो रिवाइव करना है वो 2.7 बमुश्किल, वो भी IMF कह रहा है कि 2-3 सालों में जाके होगा। फिलहाल आप मनफी के अंदर जा रहे हैं। तो सर जिनके इकोनॉमीज कोविड की वजह से नीचे आई थी, उन्होंने रिवाइव भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। मेरा आपसे सर सवाल ये है कि आपके पास, अगेन मैं कह रहा हूं कि आपके पास पॉलिसी थी क्या? मतलब 5.8 या 5.5 की GDP जो छोड़कर गए थे, आज माइनस की GDP है। आप कह रहे हैं वो वक्त बुरा था, ये वक्त अच्छा है। आज की महंगाई 3 गुना ज्यादा है उस वक्त से। आप कह रहे हैं नहीं ये इकोनॉमी का डायरेक्शन ठीक है। सर ये किस तरह की इकोनॉमी का डायरेक्शन ठीक है कि जब यहाँ पे आटा, चीनी और जरूरी अशिया पहले से कई गुना महंगी है? तो सर आपको जो डॉक्टर साहब जो उनको वक्त मिला था, वो तो उसका तो अशरीर भी नहीं मिला आपको। उस वक्त की लोड शेडिंग देख ले आप, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। उस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर थी सर। आपको तो वो चीजें मिली नहीं है जो उस गवर्नमेंट को मिली थी। देखें जिस GDP की ये बात करते हैं वो इम्पोर्ट लेड
और कर्जों पर मुश्तमिल एक ऐसी GDP थी जो कि एक बबल था, आर्टिफिशियल बबल था। आपने बिजली के प्रोजेक्ट्स की बात की है, मुझे बताएं बिजली के प्रोजेक्ट्स जो लगाए गए किस कीमत पे लगाए गए? मैं पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह US डॉलर बेस्ड IPPs के साथ इन्होंने मुआहदे किए 25-25 सालों के, आज भी बिजली की कीमत पूरी अवाम से चार्ज नहीं की जा रही है। ये जो सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं अरबों में, पाकिस्तानियों अगर आज हम अदा नहीं करेंगे, हमारे बच्चों के बच्चे भी आने वाली नस्लें अदा करेंगी इस कर्ज को। इसलिए ये समझना जरूरी है इस मुल्क के साथ क्या फैसले करके ज्यादतियां की गई। आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। कोई बताए ना क्या ग्रोथ थी एक्सपोर्ट की? यहाँ तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होती है, मानते जी बड़ी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की ऊपर चली गई है, ज़राअत बड़ी ऊपर चली गई है। मैं पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूँ जो फैसला साजी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं उसके समरात आप लोग देखेंगे, इंशाल्लाह ताला अवाम तक पहुँचेंगे। महंगाई के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद मीटिंग्स कर रहे हैं और ये जो एक सामना है मसनूई महंगाई का भी सामना है, ज़हीरो अंदोजों की वजह से है। आप बताएं तारीख में चीनी माफिया को, आटा माफिया को, या जितने भी ये लोग हैं, किसी ने हाथ डाला? अगर आज पाकिस्तान में चीनी माफिया की टांगे कांप रही हैं तो इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाथ डाला है। जब आपने हाथ डाला था चीनी 55 रुपए की थी, आपका हाथ डलता गया, चीनी 100 रुपए से ऊपर निकल गई। आपने आटे पे हाथ डाला था, आटा सस्ता था, आपका हाथ डलता गया, सारा आटा भी जो है वो अवाम की पहुंच से बाहर हो गया। ये आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो अवाम की पहुंच से दूर क्यों जाती है? फिर देखिए चीनी की कीमत आप रमजान में भी नीचे आते देखेंगे और नीचे आ रही है, लेकिन ये वो माफिया पाकिस्तानियों जिसके हाथ मजबूत किए गए पिछले 40-50 सालों में एक पैटर्न रहा है। इनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इसीलिए वक्त लग रहा है इनको हमेशा के लिए दफन करने के लिए। मुझे ये बताएं क्या चीनी का कारोबार वजीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं? आटे का कारोबार वजीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं? क्या उनकी जायदादें भाई कर रहे थे, जहांगीर तरीन कर रहे हैं सर, वो कर रहे हैं ना कारोबार जो आपके जो इर्द गिर्द बैठे हैं। मुझे एक बात बताएं, नदीम बाबर से लेकर रज़ाक दाऊद साहब तक, खुसरू बख्तियार से लेकर जहांगीर तरीन साहब तक, जो लोग वो तो अब नहीं है आपके साथ, लेकिन जो खान साहब के इर्द गिर्द बैठे थे उन सबका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था? आज भी है। तो आज क्या हो रहा है? आज जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या हो रहा है? क्या उन्हें नवाजा जा रहा है? क्या वजीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन की पुष्पनाई कर रहे हैं? क्या जहांगीर तरीन को अकाउंटेबिलिटी का सामना नहीं है? क्या शफाफ तरीके से जहांगीर तरीन की अकाउंटेबिलिटी नहीं की जा रही है? मुझे बताएं ना किस सतह पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जहांगीर तरीन की पुष्पनाई करने की कोशिश की है? जो भी है, मैं आपको और कौम को यकीन दिलाता हूँ कोई वजीर मुशीर कोई भी करप्शन करेगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना उसकी पुष्पनाई करेंगे ना उसके साथ खड़े होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर ये बात कहते हैं एहतसाब साफ और शफाफ होगा और होता वो नजर भी आएगा। इसमें ये नहीं करेंगे कि अपनों को वो छोड़ दें और दूसरों के लिए एहतसाब की बात करें, ये इंशाल्लाह ताला कौम होता देखेगी। चले सर, फिर जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज में भर भर के MPS लाए गए थे वो भी शायद फिर उन पैसों का भी हिसाब जो है वो जाए जहांगीर तरीन साहब से ले लें या फिर आप दे दें। खैर बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब आपके कीमती वक्त का। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपको बताते हैं कि जिस को शुगर माफिया इमरान खान साहब कहते हैं वो ये कह रहा है कि जनाब हमने चीनी की कीमत हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर नहीं देनी है, हम इससे महंगी ही देंगे। वजह क्या है? क्यों शुगर मिल्स एसोसिएशन मिलकर हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं है, आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं है? शुगर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। के बाद नाज़रीन, चीनी की कीमत हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनती जा रही है। हुकूमत चाहती है कि चीनी की जो कीमत है वो मार्केट में 85 रुपए किलो चीनी मिले, लेकिन शुगर मिल्स वाले सट्टाबाज वो चीनी की कीमत 100 रुपए से नीचे रखना चाहते हैं। कीमतें मुसलसल बढ़ रही है नाज़रीन, और आने वाले दिनों में खास तौर पर रमजान में चीनी 140 रुपए फी किलो से भी ज्यादा होने का खदशा है। इसीलिए हुकूमत चीनी की सस्ती दस्ताबी के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। एक जानिब नाज़रीन चीनी की कमी पूरी करने के लिए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को 50,000 मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की हिदायत की जा चुकी है। दूसरी जानिब सट्टाबाजों को लगाम डालने के लिए कानून साजी का भी अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। आज वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ जिसमें सट्टाबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का कानून बनाने की तजवीज दी गई, मंजूरी दी गई। इजलास में वजीर आजम ने कहा कि शुगर माफिया के खिलाफ पाकिस्तान ने पहली बार सख्त एक्शन रहा है। रमजान में आवाम को सस्ते दामों चीनी मैसर होगी। वजीर
वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज भी चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई बहरान के हवाले से सख्त इक़दाम का ऐलान किया था। क्या कहा था, जरा सुनिए। सिर्फ पंजाब के सट्टाबाजों ने सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर ये जो सट्टाबाजी की है, चीनी पड़ी हुई है और वो महंगी होती जा रही है। आपको पता है कि इनके कितना पैसा सर्कुलेट किया? 600 अरब रुपया। और किसका खून चूस के बन रहा है? अवाम की। पहली दफा पाकिस्तान में ये हुआ है कि इन लोगों के ऊपर हमने ये हाथ डाला गया। हुकूमत का यह कहना है कि चीनी के सट्टाबाज शुगर मिल्स मालिकान के साथ मिलकर चीनी की सट्टाबाजी करते हैं और अरबों रुपए के नाजायज मुनाफाखोरी की जाती है। 4 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म के बाबा ने ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बताया था चीनी के सट्टाबाज रमजान में अवाम को लूटने का पूरा प्लान बना चुके हैं और इस प्लान में शुगर मिल्स भी उनका साथ शामिल थी। उन्होंने क्या कहा, एक दफा सुनिए। 9195 का रेट चल रहा है, फिर वही बैठ के डेट के हिसाब से वो देता है कि उन्होंने ऑलरेडी तय किया हुआ है कि अप्रैल के महीने में जब माह रमज़ान होना है तो उसका रेट मैं आज बैठ के ये बता रहा हूँ कि आज अगर मैं इस वक्त 8800 रुपए की बेच रहा हूँ बोरी, तो मैं आज ये बता रहा हूँ कि भाई इसकी कीमत होगी 9460 रुपए अप्रैल के शुरू में। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये है कि चीनी के कारोबार में सट्टा खेला कैसे जाता है, लगता कैसे? सट्टाबाज जो है वो मसनूई बहरान पैदा करके चीनी की कीमत को आसमान तक कैसे लेकर जाते हैं नाज़रीन। और चीनी जब महंगी होती है तो इस हवाले से कौन कौन कैसे कैसे इसके महंगे करने में शरीक होता है। समा ने इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है, रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शुगर माफिया के खिलाफ FIA की तहकीकात जारी। 2 सट्टेबाजों ने अपने बयानात में बड़े इंकशाफात कर दिए। FIA के मुताबिक मौलवी जहीर और महमूद अख्तर भल्ली ने बयानात रिकॉर्ड कराए। बयानात के मुताबिक चीनी एक ही मुकाम पर पड़ी रही मगर कागजों में खरीदो फरोख्त होती रही। सट्टाबाजों से मिलकर एक दूसरे को चीनी बेची और रेट बढ़ा दिए। हर महीने औसतन बोरी की कीमत 150 से 200 रुपए तक बढ़ाई गई। सट्टेबाजों के मुताबिक 7 शुगर मिल्स फॉरवर्ड बुकिंग के कारोबार में मुलविस हैं, जिसमें सट्टेबाजी होती है। इस लेन देन की तमाम तफसीलात का इंदराज कच्चे खातों में शुगर मिल्स के कहने पर किया जाता है। बयानात के मुताबिक 18 बेनामी अकाउंट्स शुगर सट्टा रकूम की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बता दें कि गुज़िश्ता बरस शुगर कमीशन की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जब चीनी 1 रुपए महंगी हो तो 5 अरब रुपए का मुनाफा कमाया जाता है। यानी तो सट्टाबाज बैठे बैठे अवाम की जेबों से खरबों रुपए लेकर नाज़रीन उड़ जाते हैं और इस रमजान भी यही खेल खेला जाना था। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से शुगर मिल्स और शुगर मिलों के गोदाम कब्जे में लेने के अहकाम जारी किए गए हैं। शुगर मिल्स के गोदाम की बात करो, शुगर मिल्स नाज़रीन, और केन कमिश्नर के मरासिल के मुताबिक शुगर मिलें इस 80 रुपए किलो चीनी फराहम करने से इनकार कर रही हैं। इसलिए तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की जाती है कि वो मिलों के गोदामों से चीनी कब्जे में ले सरकारी निर्खों के मुताबिक फराहमी को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, शुगर मिल्स एसोसिएशन हुकूमत का मुकर्रर करदा कीमत जो है वो इसको मुस्तरद कर चुकी है। शुगर मिल्स एसोसिएशन वालों का ये कहना है कि चीनी के 1 किलो पर 87 रुपए लागत आती, तो हुकूमत एक्स मिल कीमत 80 रुपए कैसे रख सकती है। लेकिन इस हवाले से वजारत सनत की जो लागत रिपोर्ट है वो कुछ और बताती है। गुज़िश्ता साल जुलाई में लाहौर हाई कोर्ट में चीनी की लागत के हवाले से जमा कराई गई रिपोर्ट में अदालत को यह बताया गया कि चीनी की तैयारी और किराया समेत तमाम अखराजात डालकर नाज़रीन चीनी की फी किलो जो लागत है वो 59 रुपए आती है। इस रिपोर्ट में इसके अलावा जो है, इस रिपोर्ट के अलावा शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो है उसमें भी शुगर मिल्स की गलत बयानी को बेनकाब किया गया था। शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के हवाले से क्या कहना है वो सुनिए। 80 रुपए के ऊपर अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये फेयर प्राइस ही है तो वो ले लें और सारी की सारी लायबिलिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट जो हैं वो भी साथ अज्यूम कर लें और हमें बरी जिम्मा करें सेल्स टैक्स से, ग्रोअर की अदायगियों से और तनख्वाहों से और बाकी जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं और डे टू डे जो मामलात होते हैं बैंकों के इंटरेस्ट से, वो सारी की सारी प्लेज डी प्लेज वो आप खुद करवाएं ताकि ये आपके सामने सिचुएशन जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। बात करेंगे इसी हवाले से शुगर मिल एसोसिएशन के
रहनुमा हमारे साथ मौजूद है हसन इकबाल साहब। इकबाल साहब शुक्रिया। सर, क्यों आप एक ऐसा रेट तय नहीं कर पा रहे जो अवाम के हक में हो? कमा लिया सर आपने, इससे पहले भी माशाल्लाह काफी कमा लिया। शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी कह रही है कि अरबों रुपए कमाया, उसमें सट्टेबाजी भी थी, उसमें किसानों को कम पैसे देना भी थे, उसमें जितनी गन्ने की पैदावार हुई थी उससे बहुत कम शो करवाया गया। जो आपने क्रशिंग की उसमें कई ऐसे फैक्टर थे जिससे शुगर मिल्स मालिकान ने कमा लिया। तो सर, इस रमजान अवाम को रिलीफ देने का इरादा नहीं है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बैदर साहब। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो आपने इस वक्त उठाया है। देखें, चीनी की कीमत का तयन करने के लिए हमने इसे पहले भी बारहा कहा है और अब भी यही कहते हैं कि ये एक्सपर्ट्स का काम है और ख़ास तौर पर जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं वो इसका तयन बड़ी आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। आपने जो फरमाया कि जी इससे पहले जो कमीशन में हमने जो कीमत प्रपोज की थी चीनी की, वो शायद बहुत ज़्यादा हमने की थी। हमने उस वक्त प्रपोज की थी कीमत तकरीबन 83 रुपीज़, जब गन्ने की कीमत तकरीबन 190 रुपए पर 40 किलोग्राम थी जो है। लेकिन उसके साथ आप ये भी देखें कि उसी के साथ एक कीमत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने भी तय की थी, उन्होंने प्रपोज की थी। वो उस वक्त उन्होंने गन्ने की कीमत 191 रुपए फी 40 किलोग्राम की थी और उन्होंने जो कीमत खुद प्रपोज की थी वो 72 रुपए थी। हम कहते हैं चलें, आप हमारी अगर वो नहीं मानते, आप उनकी कीमत को कम से कम देख लें, वो ऑन रिकॉर्ड है, इस वक्त भी वो रिपोर्ट मौजूद है। अगर 190 के साथ 91 के साथ चीनी की कीमत 72 रुपये बनती है तो इस साल जो गन्ना आता रहा है मिलों में, हुकूमती रेट जो है तकरीबन 200 रुपये था, लेकिन गन्ना जो है 200 रुपये से लेकर 360 रुपये तक जो है आता है और ज़्यादातर गन्ना जो है जो शुगर मिलों ने लिया है वो तकरीबन 280 290 इस रेट पर जो है ना वो लिया है। तो जब गन्ने की कीमत बढ़ेगी तो क्या चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी? उसी रेशो प्रोपोर्शन से अगर आप देख लें तो फिर भी मैं समझता हूं कि ये जो इस वक्त मार्केट में चल रही थी 93 94 जो एक्स मिल रेट चल रहा था वो भी शायद आम उस हिसाब से अगर हम लगाएं तो वो कम था। तो अब हुकूमत ने अगर 80 रुपये किया है तो उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए, उसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए, कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए। एक आर्बिट्रेरी तरीके से अगर इस तरह की कीमत फिक्स की जाती है तो मैं समझता हूँ कि शायद वो एक नामुनासिब सी बात है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए था, साथ बैठ के ये कीमत तय की जाती तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के मसाइल जो है वो एमिकेबली हल किए जा सकते हैं। और इससे पहले आपने देखा है कि हमेशा ये मसाइल ख़ास तौर पर जब रमज़ान आता है तो स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बैठना चाहिए, बैठते हैं हमेशा और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन शायद इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ तो हम उसी जो कंसल्टेशन नहीं हुई उसकी वजह से इन सारे मसाइल का शिकार हो रहे हैं। ठीक, अच्छा मुझे बताइए इस वक्त आप क्या प्राइस कोट कर रहे हैं जो आपको शुगर मिल्स मालिकान को सूट करती है, और क्या अब आपकी डिमांड क्या होगी कि अगर आपने 80 पे बेचनी है तो फिर आपको सब्सिडी चाहिए क्या? देखें, हमने तो जब हमारी एक सिर्फ मीटिंग हुई थी हमने उसमें प्रपोज किया था कि ऑर्डिनरीली उस वक्त जो रेट चल रहा था एक्स मिल जो है वो 93 94 चल रहा था। हमने ये आज खुद ऑफ़र की हुकूमत पंजाब को कि हम इस रेट पर 8 रुपये फ़ी किलोग्राम रमज़ान के लिए कंसेशन दे सकते हैं और 20,000 टन तक हम ये कंसेशन दे सकते हैं, यानी कि कीमत जो है एक्स मिल वो 85 रुपये जो है ना हो जाएगी। 85 रुपये होगी। आप हुकूमत जो है वो भी जनरॉसिटी शो करे। हुकूमत जो है जो टैक्स 17% सेल्स टैक्स और 3% इनकम टैक्स अगर वो ख़त्म कर दे तो 85 से कीमत और नीचे आ सकती है, 78 हो सकती है, 80 हो सकती है। या अगर 80 अगर गवर्नमेंट लेना चाहे तो उस पर अगर सेल्स टैक्स इनकम टैक्स ख़त्म कर दे तो फिर ये भी मुमकिन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। वो सिर्फ ये कैलकुलेशन की बात है, हुकूमत के सिर्फ कंसिडर करने की बात है। अगर हुकूमत इस चीज़ को कंसिडर कर ले तो इन तमाम मसाइल के हल जो है वो निकल सकते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा इकबाल साहब अब गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि वो एक अच्छी खासी सब्सटेंशियल अमाउंट चीनी की वो इंपोर्ट करने जा रही है। अगर वो चीनी आ जाती है तो फिर तो शायद अगर फर्ज करें एक लम्हे के लिए मान लिया कि आप हक पर हैं, आप
ठीक पर है, तो फिर भी आपकी बात ना मानी जाएगी और ना ही वो आपको कीमत मिल पाएगी अगर मार्केट में इतनी ज्यादा चीनी ऑलरेडी आ जाती है तो। देखें, ये इससे पहले भी चीनी इंपोर्ट होती रही है, वो हुकूमत की पॉलिसी है। हम हुकूमत की ऐसी पॉलिसियों पर कभी भी मोतरज़ नहीं होते, ना ही हम कहते हैं कि हुकूमत इंपोर्ट करे या हम कहते हैं कि ना करे। अगर हुकूमत चीनी इंपोर्ट करती है तो ज़रूर करे, अगर ये पब्लिक पॉलिसी में फिट इन होती है चीज़ तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक कीमत का ताल्लुक है, इससे कबल हुकूमत जो है टीसीपी के थ्रू, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू 2 टेंडर दे चुकी है। पहले टेंडर में जो लैंडिंग कॉस्ट थी कराची में चीनी की, वो 91 रुपीज़ फी किलोग्राम विदाउट टैक्स, विदाउट सेल्स टैक्स, विदाउट इनकम टैक्स वो कीमत थी। दूसरे टेंडर में उससे भी कीमत ज़्यादा आई और वो तकरीबन 93-94 रुपीज़ विदाउट टैक्स कराची में हो रही थी। अगर वो पंजाब में या अप कंट्री आएगी तो आप उसमें सेफली 4-5 रुपए और ऐड कर सकते हैं और फिर मार्केटिंग और बाकी सारा जो रिटेल का और उसका जो खर्चा है वो डालेंगे तो ये कीमत फिर 100 रुपये पे जो है ना वो जा पड़ेगी। तो बहरहाल वो हुकूमत की अपनी पॉलिसी है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर हुकूमत समझती है कि शॉर्टेज है मुल्क में तो ज़रूर उसको इंपोर्ट किया जाए और कंपेटिटिव बुनियादों पे भी है, तब भी हमें उसके ऊपर कोई इतराज़। और हमारी ये जो कीमत है जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तो इसमें 17% सेल टैक्स भी शामिल होता है और 3% उस पर जो एडवांस इनकम टैक्स है वो भी उसमें शामिल होता है। उसके बाद ये प्राइस है। और इवन आप अगर इंटरनेशनल प्राइसेस को कंपेयर कर लें तो हमारी प्राइस अब भी कंपेटिटिव है। हमारी क्वालिटी अल्लाह ताला के फजल करम से वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। लास्ट टाइम जो चीनी इंपोर्ट हुई थी वो बिल्कुल बारीक और मतलब है वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई अच्छी नहीं थी, हमारे लोगों ने इस्तेमाल की है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी क्वालिटी में हमारी चीनी उससे कहीं सुपीरियर है, कहीं बेहतर है उसे। ठीक है डॉक्टर हसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उम्मीद तो करते हैं इस रमजान शायद आप और हुकूमत मिलकर किसी ऐसे नतीजे में पहुंच जाए जहाँ पे आवाम को रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।